हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? यार एक्चुअली ये वाला टॉपिक ना शायद नोट्स में नहीं कराया मैंने, तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे। मैं बता देता हूँ डिटेल में कि कैसे क्या हुआ है इसमें। दिख नहीं रहा है ये वाली। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। इस एक्टिविटी में इतनी सी बात बता रखी है कि एक आपने इक्विपमेंट्स ले लिए, ठीक है, हो गए बेटा रेडी। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ये बड़ा होगा कैसे, मुझे पता नहीं है। हो जाएगा बड़ा, ऐसे कर दूं। अरे यार यार 2 मिनट की तो एक्टिविटी क्यों घुमा रहे हो मेरे को, सीधा ही कर लो ना, छोड़ो। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ मैं तुम्हें बता देता हूँ। सीधी सी बात है, एक बीकर ली, ठीक है, उसको सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक पूरा का पूरा सर्किट बना दिया। इसमें मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, एक बार एसिडिक ले लिया, एक बार बेसिक ले लिया, और एक बार ग्लूकोज और अल्कोहल वाला ले लिया, ठीक है। अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है कि H+ आयन रिलीज होता है, सबको पता है। तो H+ आयन जो रिलीज होगा, मतलब एक फ्री आयन रिलीज हुआ है, और जो भी फ्री आयन रिलीज होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। दूसरा केस, अगर मैं बेस का लेता हूं, तो बेस भी OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, और बेस अगर OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे तो ये भी एक फ्री आयन है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी। यानी कि एसिड और बेस दोनों केसेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो ये वाला जो बल्ब है ये ग्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं केस लेता हूं ग्लूकोज और अल्कोहल का, पर्टिकुलरली ये दो केस, इन दो केसेस में हमारे पास फ्री आयन नहीं बनेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH। ये दोनों केस ऐसे हैं जिसमें मेरे पास फ्री आयन रिलीज नहीं होंगे, और फ्री आयन अगर रिलीज नहीं हो रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इतनी सी बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी एसिड के केस में और बेस के केस में। इन केस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इन दैट केस देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फ्री आयन, ठीक है। लिखिए, अल्कोहल और इनके ऊपर विवाद है ना, क्योंकि OH नेगेटिव आयन ये रिलीज नहीं कर रहे। वैसे अल्कोहल को हम बेसिक में डालते हैं क्योंकि फॉर्मूला C2H5OH बन रहा है सीधा सा, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही क्योंकि फ्री आयन रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ठीक है, देखो, अच्छा 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 मेरे आंखें और कान थोड़े ज्यादा तेज हैं ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछना है, पूछिए। टेस्ट है, अच्छा ठीक है, अरे आ जाएगी। CuSO4 प्लस Fe को रिएक्ट करा दो, FeSO4 बन जाएगा और Cu निकल जाएगा। कराता हूँ अभी, ये एक्चुअली ये फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है। हाँ जी, तो ये कराना है मुझे आपको क्वेश्चन। क्लास के बाद 2 मिनट रुक जाना, बता दूंगा, ठीक है।
हाँ जी, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए एक बार। किसने कहा? मैंने अभी अभी आपको मना किया कि इन दोनों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? हाँ जी, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग in the case of acids because acids release H plus ion. बिकॉज एसिड्स रिलीज फ्री आयन लिखो, ब्रैकेट में H प्लस आयन लिख लो, ब्रैकेट फ्री आयन लिखो, एसिड्स रिलीज फ्री आयंस, ब्रैकेट में H प्लस आयन लिख लो। But bulb will not glow in case of glucose and alcohol. But bulb will not glow. But bulb will not glow in case of glucose and alcohol. Because they do not release free ions. Because they do not release free ions. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. एक लाइन और लिख लो, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड through the acidic solution by ions. एनसीईआरटी में देख लेना, मुझे नहीं पता क्या बोला था मैंने, ब्रो दिमाग से उतर जाता है, आगे चला जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। क्या होता है? गलत है। रटने का तरीका बड़ा खतरनाक है आपका। क्या क्या कह रहे हो? नहीं, सॉल्यूशन बाय आयंस इतना ही है, एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, इसके बाद नहीं लिखना कुछ भी। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड
हेडलाइन डाल लो, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। बेटा एनसीईआरटी लेके आया करो। 10th क्लास का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आना है, साइंस का। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा। हैं जी, लिख लिया? मैंने कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब ली मैंने, इसमें NaCl डाल दिया सॉलिड वाला। ये सॉलिड NaCl है, इसमें क्या डालूं मैं? कोई भी एसिड डाल दूं? वो तो मैं पीता ही नहीं। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग H2SO4 डालना है। अभी समझा रहा हूँ, कुछ और डाल दो, कोई भी एसिड ही तो डालना है। फैंटा में कौन सा एसिड होगा? मोस्ट प्रोबेबली सिट्रिक एसिड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सिट्रिक एसिड? तो मैं रिएक्शन कैसे कराऊंगा फिर? हैं जी, इब्राहिम चुप रहे थोड़े से, थोड़े चुप रहे और क्लास का डेकोरम मेंटेन करें। फेंकना है अभी, बैग में डाल ले। हैं जी, NaCl में H2SO4 मैंने डाल दिया, और जैसे ही मैं NaCl और H2SO4 की रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होएगा? मैंने इन दोनों की रिएक्शन कराई, क्या बनेगा? क्या बनेगा? NaSO4 एग्जिस्ट करेगा? हैं जी, क्या बनेगा? कोई भी बच्चा जिसको पता है बताइए क्या बनेगा यहाँ पे? Anyone in boys? क्या बनेगा यहाँ पे? Na2SO4 बनेगा, HCl रिलीज होएगा, ठीक है? अब यहां से HCl रिलीज होएगा, सीधी सी बात है। HCl किस फॉर्म में रिलीज होएगा ये बताइए? अरे ये क्या हो रहा है? HCl रिलीज होएगा। HCl किस फॉर्म में रिलीज होएगा? यार बॉयज की तरफ से आवाज काफी ज्यादा आ रही है, तो आवाज ना करें। HCl रिलीज होएगा किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो यहां से HCl निकलेगा गैसियस फॉर्म में। उसके बाद मैं लिटमस पेपर से इस चीज को टेस्ट करूंगा, ठीक है? ये कोई भी लिटमस पेपर है, जैसे मान लो ये वाला लिटमस पेपर है।
अगर मैं लिटमस पेपर और लिटमस पेपर से HCl को टेस्ट करता हूं तो क्या लगता है कि क्या होगा? ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, पक्का? अगर मैं कहूं मैंने ड्राई लिटमस पेपर ले रखा है तो भी कन्वर्ट होगा? फिर नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? जो एसिड होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म के अंदर ही रिएक्ट करते हैं, तो अगर लिटमस पेपर ड्राई होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। एनजी सोएब बताओगे कि क्या रिएक्शन होएगी? अभी कराऊंगा बेटा। क्या बताना है? वेरी गुड। जो भी यहाँ पे HCl रिलीज होएगा, अगर मैं उसको ड्राई लिटमस पेपर से चेक करने की कोशिश करता हूं तो जाहिर सी बात है H+ आयन रिलीज नहीं होगा। दैट मीन्स कि वो एसिडिक नहीं है। वो एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब मैं इस लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर दूंगा। मॉइस्ट करने का मतलब है कि इसमें थोड़ा बहुत वाटर का एडिशन हो जाएगा। और HCl की क्या प्रॉपर्टी होगी? एसिडिक क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो H+ आयन रिलीज करते हैं, लेकिन वो पानी में करते हैं H+ आयन रिलीज। ठीक है, तो ड्राई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मॉइस्ट होगा तो H+ आयन रिलीज हो जाएगा। इतने में किसी को कोई डाउट है बॉयज में? वाटर कंटेंट मैटर करता है। एक मिनट, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड डालेंगे, सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा और HCl बाहर निकलेगा गैस की फॉर्म में। यहाँ जो HCl गैस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है उसको लिटमस पेपर के थ्रू में टेस्ट कराऊंगा। अगर लिटमस पेपर ड्राई लिटमस पेपर हुआ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर वेट लिटमस पेपर हुआ यानी कि मॉइस्ट वाला हुआ तो H+ आयन रिलीज हो जाएगा। H+ आयन का रिलीज होना ये बता रहा है कि HCl इज एसिड। तो यहां से मुझे ये पता चला कि ये एसिड है। और जो भी H+ आयन रिलीज हो रहा है अगर उसको एक्स्ट्रा वाटर में रखा जाएगा तो H+ आयन की फॉर्म में नहीं, H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्स्ट्रा वाटर के केस में हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सारा था इस वाली एक्टिविटी में। ठीक है, इसके अलावा ये वाली जो हमारी गैस रिलीज हुई है, अगर ये पहले से ही ह्यूमिड कंडीशन में पैदा हुई है, ह्यूमिड कंडीशन में यानी क्लाइमेट हमारा ह्यूमिड है थोड़ा सा, जैसे आज हो रखा है, तो उस केस में इस वाली डिलीवरी ट्यूब की जगह पे मैं दूसरी ट्यूब रखूंगा जिसमें ऑलरेडी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होगा। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का मतलब है कि मॉइस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, किस केस में यूज करूंगा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड? जब मॉइस्ट फॉर्म में होंगी चीजें, ताकि वो ड्राई हो जाए और वो प्योर फॉर्म में आ सके। ये वाली डिलीवरी ट्यूब अगर क्लाइमेट जो है हमारा ह्यूमिड कंडीशन में है तो उस केस में मैं इसकी जगह पे ड्राई टेस्ट ट्यूब यूज करूंगा जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होगा। कैल्शियम क्लोराइड जो HCl बाहर आ रही है उसको ड्राई कर देगा। ठीक है, ड्राई करने के बाद हमारे पास प्योर फॉर्म होगी। प्योर फॉर्म के बाद हम लिटमस पेपर का टेस्ट इजीली कर सकते हैं। मॉइस्ट फॉर्म वाला तो केस हमने पहले ही देख लिया था डिलीवरी ट्यूब में। ठीक है, तो गैस को ड्राई करने के लिए हम गार्ड ट्यूब में क्या डालते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। इट्स ए 1 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, इस एक्टिविटी को एनसीईआरटी में मार्क कर लो, लिखवाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। मार्क कर लो एनसीईआरटी में, इसको इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं लाए हो? HCl के केस में थोड़ा सा एक मिनट बेटा, एक मिनट। लिटमस पेपर को HCl के केस में मॉइस्चराइज करते हैं।
कोई भी एसिड हुआ वो तो H प्लस आयन रिलीज करेगा ना, नॉट ओनली HCl, कोई भी एसिड हुआ। ड्राई लिटमस पेपर टेस्ट कैसे शो करेगा, क्योंकि एसिड तो H प्लस आयन मॉइस्ट के केस में जो रिलीज करते हैं, ठीक है। बेस OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, ठीक है। हाँ जी, एनसीईआरटी मार्क कर लो, बाकी का ये नीचे वाला जो वो मैंने लिखवा दिया था पहले ही। मार्क करना यार, सिर्फ ये एक्टिविटी 2.9, एक्टिविटी 2.9 मार्क करनी है। बेटा अगर डाउट है तो थोड़ा सा तेज बोल सकते थे ना, इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? इससे पहले का जो भी पार्ट है वो मैं करा चुका हूं। हवा जा रही है, बोल कौन रहा है? करा चुका हूं मैं ये वाला पेज करा चुका हूँ। इसमें कुछ फैक्ट्स थे इसलिए मैंने ये स्लाइड डाल रखी है, 2-3 स्लाइड, ताकि फैक्ट कवर हो सके। उसमें मैंने सीधा लिख रखा था तो पिक्टोरिकल इमेज एक बेहतर समझाती है, इसलिए मैंने ले लगाई। ये आवाज ज्यादा कर रहे हो आप लोग, ये नहीं पता और आवाज आ कहाँ से रही है। सारे आराम से बोले जा रहे हैं। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ओए किसी को बातें करनी है यार चले जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास में बैठे तो थोड़े शांत रह लो। ये वाले फैक्ट्स जो 4 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से एक 1 मार्कर आ सकता है। यहाँ पे ब्लड, प्योर ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अरे इतना बड़ा एकदम से कैसे हुआ? ओ अब दिख रहा है तुम्हें या ब्लर हो गया? तुम्हें दिख रहा है या ब्लर हो गया है? ब्लर हो रहा है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच होती है वो 1.2 है, प्योर ब्लड की 7.4 है, लेमन जूस की 2.2 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन में आता है बोर्ड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दोनों जनरली पूछे जाते हैं। ये दोनों जनरली पेपर में आते हैं 1 मार्कर में, ठीक है। MgOH होल्ड, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिडिटी को भी ठीक करता है। MgOH होल्ड ट्वाइस, हाँ। लिखिए द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द, नॉर्मली लिख लो यार, नोट डालिए। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, आ जाइए यहाँ पे, H plus ions and OH negative ions produced, and OH negative ions produced respectively. एक छोटा सा पॉइंट डालिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एज ए हेडिंग देके छोटा सा।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ब्रो उसने यही बात पूछी थी। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H plus ions, acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids. Are said to be strong acids. Acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids. एक छोटी सी हेडिंग वीक एसिड की भी डाल लो। Acids that give less H plus ions, acids that give less H plus ions are said to be weak acids. Acids that give less H plus ions are said to be weak acids. प्रॉब्लम जिसको होगी वही बोलेगा, ठीक है, दूसरा ना बोले। हाँ जी सोएब, ऐसा कुछ है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड और जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डेफिनेशन है, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की आप खुद भी लिख सकते हो। आई थिंक उसमें OH नेगेटिव आयन लिख लेना, स्ट्रॉन्ग की जगह पे OH नेगेटिव आ जाएगा और वीक की जगह पे भी OH नेगेटिव आएगा। हेडिंग डाल के फटाफट लिख लो, बेस वाली भी, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की। ये वाला जो पूरा पेज है ना 26 और 27, इन दोनों पेजेस से ना 1 मार्कर बनेगा ही बनेगा। 110% बनता है यहाँ से 1 मार्कर। तो इन दोनों पेजेस को ढंग से पढ़ के जाएं। हालांकि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लिखवा रहा हूँ, बट स्टिल इनको एनसीईआरटी से पढ़ें आप एक बार, ठीक है। जैसे ये वाला फैक्ट आप चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में इतने फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। एनसीईआरटी उठाओ और सीधा पढ़ लो, नहीं तो लिखना है तो लिख लो। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8 लिखो। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। जिसके पास नोटबुक है वो लिख लीजिए, जिसके पास एनसीईआरटी है वो मार्क कर लीजिए। ये वाला 1 मार्कर सीधा। ब्रो ब्लर हो रखा है ये, क्या कह रहे हो? आप में ऑलरेडी मार्क है बेटा, पेन से कर लो, दिमाग में रहेगा ये। टाइम लग जाएगा ब्रो, 5-10 मिनट चले जाएंगे सीधे। लिख लो ना, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ। तेरी एनसीईआरटी है ना तेरे पास, तो इसको भी दिखा दें। Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8। कुछ नहीं, आपकी शक्ल देख के मेरा मूड ठीक हो जाता है। Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8। एसिड रेन की डेफिनेशन लिख लो एक बार। एसिड रेन की डेफिनेशन लिख लो, ये मार्क नहीं करना, ये लिखना है। एसिड रेन, when pH of rainwater
is less than 5.6. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. When pH of rainwater is less than 5.6, is called acid rain. दो बार रिपीट कर दिया। एसिड रेन का अगर किसी को कुछ नुकसान पता है तो बता सकता है। स्किन खराब, देखो यार, एसिड रेन का सीधा सा नुकसान ये होता है कि एक्वेटिक लाइफ जो होती है हमारी, वो लगभग डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी। उसका रीजन ये देखो यार, जैसे मान लो कोई भी पोंड है या सी ले लो, आप कुछ भी ले लो, जो मिट्टी है साइड में, मिट्टी में जाहिर सी बात है जब एसिड रेन होएगी तो एल्यूमिनियम जैसे टॉक्सिक कंपाउंड्स, एलिमेंट्स जो वो बढ़ जाते हैं और वो लीचिंग के थ्रू पानी में चले जाएंगे। और जैसे ही वो पानी में जाएंगे, सीधी सी बात है, वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी। और सिर्फ एल्यूमिनियम ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें, SO2, SO3, मीथेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। टॉक्सिक एलिमेंट्स जो हैं, टॉक्सिक कंपाउंड जो वो पानी में बढ़ जाएगी उनकी क्वांटिटी, जिसकी वजह से उनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होएगा, उनके लिए खाना अवेलेबल नहीं हो पाएगा फिश वगैरह के लिए, क्योंकि प्लैंकटन्स वगैरह डाई हो जाते हैं। तो प्लैंकटन्स के डाई होने से फिश पे अटैक होएगा, और फिश पे का भी अगर इकोसिस्टम अगर डैमेज होता है तो दूसरे जीवों पे भी अटैक होएगा। जो लोग मछली खाते हैं उनको मछली नहीं मिलेगी खाने के लिए। ये तो ह्यूमन बींग्स को भी इम्पैक्ट करेंगे इनडायरेक्टली, अगर मैं बोलूँ तो एसिड रेन के बहुत सारे नुकसान हैं। स्किन खराब हो गई। बकरे के पाए खाते हैं। यहाँ से 1 मार्कर बनता है, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कर लो मार्क। किसी को शादी वादी का ज्यादा खाने का शौक है, या फिर होटल वगैरह का, रेस्टोरेंट वगैरह का ज्यादा खाना खाते हैं आप लोग, घर का खाते हैं, तो इन दैट केस एसिडिटी हो जाती है पेट में। और उस एसिडिटी को अगर आप लोगों को खत्म करना है तो हमें एक बेस यूज करने की जरूरत होती है, और वो बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH होल ट्वाइस। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। समझ में आ गया? क्लास के बाद आप दोनों मिलोगे मेरे से, सालिम और अकमल, ठीक है? इतना समझ में आ गया? ठीक है। हम कौन से बेस को एंटासिड्स बोल देते हैं? एंटासिड्स कौन से बेस होते हैं? यार अगर आपको एसिडिटी हुई है तो जो आप इनो वगैरह लोगे, दैट इज एंटासिड्स, वो एक प्रकार से बेस होता है। अगर आपको एसिडिटी वगैरह हुई है, जो भी आप बेस कंज्यूम करोगे उस एसिडिटी के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, नलिफाई करने के लिए, दैट इज एंटासिड्स। बोल सकते हैं।
हाँ जी, टू गेट रीड ऑफ स्टमक पेन, लिखो टू गेट रीड ऑफ स्टमक पेन पीपल यूज बेसिस, टू गेट रीड ऑफ स्टमक पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एसिड्स। बेटा इधर उधर नोटबुक्स में देखिए, पूरी लाइन ने नहीं लिखा, शुरू से मुझे खुद नहीं पता क्या बोला था मैंने। टू गेट रीड ऑफ स्टमक पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड आंट एसिड्स। Magnesium hydroxide is a mild base. Magnesium hydroxide MgOH whole twice is a mild base. Magnesium hydroxide is a mild base that is often used to get relief from stomach pain. To get relief from stomach pain. स्टमक पेन बेटा, एक मिनट, माइल्ड क्या होता है? जिसकी मैंने वही बोला कि आप पूछने वाले थे, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे। 7 से अबव जैसे पीएच जाएगी, यानी कि 8 के अराउंड जो होती है, क्योंकि 14 वाला तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये वाले माइल्ड होते हैं जो 7 के आसपास होते हैं, 8-9 मतलब इस रेंज में। साबुन बेस होता है, अगर आपको एसिडिटी है और आप साबुन खा लेते हो तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? इसलिए बोला जाता है कि आपको कुछ भी चीज नहीं खानी है, आपको वही खानी है जो सजेस्ट करी गई है, क्योंकि जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं डॉक्टर, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, पूछ के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनवा के दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको आंसर चाहिए तो। ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। यार मैं चाहता था कि इस पेज को ना सीधा सीधा मार्क कर लो, क्योंकि फैक्ट है, सीधे सीधे कुछ समझाना नहीं है, ताकि केमिस्ट्री में थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा सकूं। मुझे केमिस्ट्री और बायो जल्दी करानी है, क्योंकि फिजिक्स में फिर से टाइम लगेगा। ये वाला लाइन मार्क कर लो, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। तो केमिस्ट्री और बायो में थोड़ा सा कोऑपरेटिव होने की कोशिश करें, ताकि मैं जल्दी करा सकूं। हाँ, फिजिक्स जल्दी नहीं करा सकता, उसमें भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ये वाला भी मार्क कर लो, जो टूथ एनेमल है वो कैल्शियम हाइड्रो एक्सापेटाइट से मिलकर बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं यार, CaPO4 होल ट्वाइस। हाँ, टूथ एनेमल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है, इसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। रुको मैं लिख देता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम फॉस्फेट, और इससे हमारा टूथ एनेमल बना हुआ होता है। आवर टूथ एनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये लिख लीजिए। लिखो। पैसा छुपाए हुए हो।
वो सीक्रेट रिलीज कर रही है तुम्हारे हैं। बायो उठाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शायद। ये इजी चैप्टर है इसलिए मुझे फटाफट खत्म कराना है। क्यों नहीं आए पिछली 2 क्लासेस में? जितनी छुट्टियां मार रहे हो ना बेटा, अच्छे खासे बच्चा मतलब जो अच्छा रिजल्ट ला सकता है खराब कर लोगे। ब्रदर जस्ट ए मिनट, कभी किसी को वास्प ने काटा होगा, आई थिंक आंट स्टिंग, आंट स्टिंग हुई है? जब भी आंट स्टिंग करती है, ठीक है, तो द थिंग इज वो जो एसिड रिलीज करती है दैट इज मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और उस मिथेनोइक एसिड से रिलीफ पाने के लिए हम नॉर्मली क्या नुस्खे अपनाते हैं, देसी नुस्खे? लोहा रगड़ते हैं, कई बार चूना भी लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको कोई ना कोई बेस यूज करना होता है ताकि उससे जो पेन पैदा हो रही है उसमें रिलीफ मिल सके। आप करो हैंड वॉश। हैंड वॉश करने का मतलब है आप बेस यूज कर रहे हैं, तो बेस ही तो यूज करना है, ठीक है, कुछ नहीं। जनरली बेटा कोई भी बेस यूज कर सकते हो आप, उससे रिलीफ मिलेगी। किसी ने भी काटेगा वो मोस्ट प्रोबेबली मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक प्लांट होता है नेटल नाम का, और नेटल के पास ही एक डोक प्लांट भी उगता है। तो नेटल प्लांट को जैसे ही अगर आप टच कर जाते हो तो सिमिलरली वो भी सेम एसिड रिलीज करता है, मिथेनोइक एसिड। और उसकी पेन से रिलीफ पाने के लिए उसके साइड में ही एक डोक प्लांट भी उगता है, जिसकी लीव्स को अगर आप रब करोगे हाथ पे तो उससे पेन में रिलीफ मिलेगा। ये एनसीईआरटी के नेक्स्ट वाले पेज पे है। हाँ जी, अगले वाला पेज ऊपर लिखा हुआ है इसमें, इट्स ए हर्बेशियस प्लांट। एक पेज पलटो, सबसे ऊपर ये डू यू नो में जो लिखा हुआ होता है, हाँ, नेटल वाला, और इसकी जो रेमेडी है वो भी लिख रखी है डोक प्लांट। तो ये 1 मार्कर में मार्क कर लो, आ जाता है पेपर में। और इसी पेज पे, हाँ जी, ये जो पेज निकाले हुए हो अभी आप लोग, इसमें नीचे कुछ एसिड्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे टेमेरिन में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, और क्या क्या है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर, जो कच्चा आम होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है उसमें, टार्टरिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। विनेगर का बेटा नाम ही एसिटिक एसिड होता है। हाँ जी सिमरा, विनेगर का नाम ही एसिटिक एसिड होता है। हाँ, क्या फॉर्मूला है विनेगर का? अगर आप लड़का होते ना अभी तक मैं पीट चुका होता। नहीं, आप नहीं बताएंगे, इफ्रा बताएंगे। नहीं, आप भी नहीं। नहीं, मैं इफ्रा के मुझे सुनना चाहता हूँ।
हाँ जी, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला किसी को पता है? तुम दोनों नहीं बताओगे। CH3COOH। तो ये जो 6 एसिड इसमें दे रखे हैं, इनके अलावा एक कच्चे आम वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एक ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है ये भी पूछ लेते हैं। ग्रेप्स में शायद टार्टरिक ही होता है, एक बार सर्च कर लेना, पर ग्रेप्स में टार्टरिक ही होता है शायद। तो ग्रेप्स और कच्चे आम का एक्स्ट्रा आ जाता है, वो लिख लेना। हेडिंग डालिए केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट, हाँ हेडिंग डालनी है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। लिखिए सी वाटर कंटेन्स मैनी सोल्ट्स डिजोल्व्ड इन इट। सी वाटर कंटेन्स, सी वाटर किसे कहते हैं? सी वाटर कंटेन्स मैनी सोल्ट्स, सी वाटर कंटेन्स मैनी सोल्ट्स dissolved in it, many salts dissolved in it. Sodium chloride is separated from these salts. It's separated from these salts. सेपरेटेड के बाद के Large crystals of solid salt, large crystals of solid salts, हाँ नहीं एक अलग लाइन में लिख लो, large crystals of solid salt, large crystals of solid salt are often brown due to impurities. यार नहीं रहता दिमाग में, जो फ्लो चल रहा है वही रहता है, मैं देख के बताता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। Large crystals of solid salt are often brown due to impurities. Large crystals of solid salt are often brown due to impurities. This is called rock salt. This is called rock salt. Due to impurities. M.K. गांधी के दांडी मार्च के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने जो सोल्ट लो था उसको डिसोबे किया था उस टाइम पे, तो उन्होंने यही किया था। जी क्या डाउट था? मैंने अपना क्वेश्चन को रिप्लाई ओके ठीक है। अगर सी वाटर NaCl तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइटनिंग क्या वो Na+Cl- ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, लाइटनिंग हाँ Na+Cl- ब्रेक होगा? हाँ ब्रेक होएगा, क्यों नहीं होएगा। हो जाएगा। आप कौन सी लाइटनिंग की बात कर रहे हैं? बिजली कड़कती है। नहीं उससे नहीं होगा, उससे नहीं होएगा। उससे नहीं होएगा। उसका टाइम ही कितना होता है, बहुत कम। स्पीड कितनी होती है, बहुत खतरनाक। 1 सेकंड में सब कुछ अलग कर दोगे आप। हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड हेडिंग डालिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड हेडिंग डालिए। When electricity is passed, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride,
When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है ना, उसके बाद ब्रैकेट में ब्राइन लिख लेना, क्योंकि एक्वस जो होता है सोडियम क्लोराइड उसको हम ब्राइन बोलते हैं। आगे है इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर-एल्कली प्रोसेस। This process is called the chlor-alkali process. इस चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिट्टो एनसीईआरटी के पूरे फैक्ट आने हैं। एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है इसकी, और बहुत सारे क्वेश्चन इन फ्यूचर अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हो तो वहां भी आते हैं। ये वाली रिएक्शन लिख लो यार, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, NaOH बनेगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन फटाफट लिख लीजिए, लिखो। हैं जी, जी अब बड़ा जोर हो रहा है। बताइए, बोलिए, साइंस में सारी चीजें जी कुछ। जैसे कि फिट हुआ है तो Na को खाली ऐसे सब्जेक्ट के बचे तो Cl को खाली O बना दिया, यहाँ पे Na में देखो इन दोनों को मैं यहाँ पे रिएक्ट कराऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और H2O को मैं रिएक्ट कराऊंगा, तो जाहिर सी बात है सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। H2O में H पे प्लस चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। Na जो है OH पे अटैक कर देगा, NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सिंगल H और सिंगल Cl निकल रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ना तो सिंगल H एग्जिस्ट करता है ना सिंगल Cl एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये स्टेबल होने के लिए H2 और Cl2 की फॉर्म में निकलते हैं, क्योंकि स्टेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन हमेशा Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दो गैसें निकलेंगी, एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एक Cl2 निकलेगी। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इतना तो पता होगा। क्लोरीन जो है वो हेलोजन के ग्रुप में आता है, मैंने स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल कराई थी आप लोगों को, उसमें 17 ग्रुप में क्लोरीन आता है, मतलब ये हेलोजन वाला ग्रुप है, और हेलोजन वाले ग्रुप में -1 चार्ज हमेशा होता है, और हाइड्रोजन पे होता है +1 चार्ज।
तो इस पे -1 चार्ज क्लोरीन पे, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, प्लस वाला माइनस वाले पे जाएगा, माइनस वाला प्लस वाले पे जाएगा, यानी कि H+ कहाँ निकलेगा, कैथोड पे, और Cl नेगेटिव कहाँ निकलेगा, एनोड पे। तो द थिंग इज, ये जो Cl2 निकल रहा है ये किस पे निकल रहा है, एनोड की साइड पे, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव है। कैथोड की साइड कौन सा निकलेगा, H पॉजिटिव, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वाले को ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो गैस रिलीज होंगे। ये प्रोसेस था पूरा क्लोर एल्कली प्रोसेस, जो आपने अभी अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। और यहां से जो क्लोरीन रिलीज हुई है, इस वाली क्लोरीन को अगर मैं लाइम वाटर से पास करा देता हूं, मान लो एक्सेस में क्लोरीन रिलीज हो गई और मैंने उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दिया, यानी कि CaOH होल ट्वाइस, दिस इज द लाइम वाटर। फॉर्मूला आ जाता है पेपर में, CaOH होल ट्वाइस को तो लाइम वाटर बोला जाता है, CaO को क्विक लाइम बोला जाता है। इसको लाइम वाटर के साथ एक और नाम था यार इसका, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको ये जो क्लोरीन पैदा हुआ है यहाँ पे, इसके साथ अगर मैं रिएक्ट करा देता हूं तो सीधी सी बात है CaOCl2 बन जाता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लेकिन कुछ बुक्स में CaOCl को पूरा का पूरा ब्रैकेट में ट्वाइस कर रखा है। मेन फॉर्मूला ये है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 होल ट्वाइस मेन इंग्रेडिएंट होता है। बाहर निकल जाएगा यार, गैस की फॉर्म में निकाल लो, क्योंकि बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट को याद करने की जरूरत नहीं होती पेपर में, ये मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं, उनका अगर जिक्र करने बैठोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट बताता हूँ। कहाँ है ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा ये रहा, यही लिख रहा है जब NCERT में ये है, तो तुम्हारे बिना बात की, वैसे तुम्हें बता दिया मैंने कि ये चीजें होती हैं। ब्लीचिंग पाउडर हेडिंग डालिए और ये वाली रिएक्शन लिखिए पहले। तुम लोगों के ऐसे चुन्नू मुन्नू वाले डिस्प्यूट होते हैं, मैं परेशान हो चुका हूँ। ब्लीचिंग पाउडर लिखने के बाद मैं छुट्टी करूंगा, पूरा का पूरा इसके कुछ यूजेस भी हैं, आफ्टर दैट मैं छोड़ दूंगा। हाँ नहीं, थोड़ा सा और है शायद, थोड़ा सा और है, 4 पॉइंट है। जिंक ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, हाँ O3। जो भी क्लोरीन गैस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई थी, क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, अभी अभी तुम्हें बताया था। कर लो, अंडरलाइन करनी है तो नो प्रॉब्लम। हाँ जी बोलिए। हाँ बोल देना। CaOCl2 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ना, ये तो बाहर निकला है एक्चुअली, ये वाली जो चीज है ना। हाँ जी, अरे यार, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जो CaOCl होल ट्वाइस कर रखा है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एक्चुअली में जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो आप फेयरनेस के लिए यूज करते हो, दैट इज CaOCl2 होता है वो, दिस इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट।
बट कुछ टाइम से एनसीईआरटी ने ये वाला फॉर्मूला चेंज कर दिया, अभी डाल दिया है नोटबुक में, इसमें तुम्हारी बुक में, ठीक है। वो तो कर लेना बैलेंस, दिक्कत क्या है। दिखा क्वेश्चन, दिखा पूरा का पूरा, घुमा थोड़ा सा बोल के। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन खुद से बैलेंस कर ले, और अगर नहीं हो रही तो करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों करनी है, क्यों करनी है, नहीं पता ना, मत कर। हैं जी, एक बात तुम्हें आज समझा देता हूँ, थोड़ी छोटी सी है। ओए एक मिनट, बात इतनी सी है कि कई बार ना हमें चीजें छांटनी पड़ती हैं कि हमें सिर्फ इतना करना है। जो नॉलेज है ना, नॉलेज इतनी भारी चीज है कि वो इतना बड़ा है कि आप जितने डूबते चाहोगे ना उसमें डूबते चले जाओगे। अभी टारगेट 10th क्वालिफाई करना है, तुम्हें एक्स्ट्रा पूछना है तुम एक्स्ट्रा क्लास में पूछ लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है आपको करने की, ठीक है, इसको आप पूरी तरह से हटा सकते हो। फिर भी करनी है तो 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन नाम का मेथड आता है, जिसको आपको सीखना पड़ेगा। आप कहोगे मैं सिखा दूंगा। रिडॉक्स रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन होती है। तो द थिंग इज, अगर मैं कुछ चीजें हटवा रहा हूं तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। हर बात में ये मत किया करो कि सीखना जरूरी है, ठीक है। और यू लाइक में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लो और एनसीईआरटी पूरी कर लो, इससे ज़्यादा नहीं करना होता। मैंने इसलिए एक्स्ट्रा के लिए मना किया था और कुछ रीजन नहीं था। मेरे पास बहुत सारे पेपर रखे हुए, मैं सारे भेज सकता हूँ आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं मना करता हूँ ज़्यादा करने से, दैट इज़ द रीजन, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। और टॉपर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको बहुत सारा लेना है, और बहुत सारा लेने के चक्कर में ना वो अपने मार्क्स का नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। तो उस ओपिनियन को नेगेटिवली ना लें, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिखो फटाफट और जाओ, और तुम दोनों रुक जाओ एक बार, मार्क भी कर लो, मार्क करना है तो। अरे आपको कुछ पूछना था, इतना कुछ पूछना था आपको। हैं जी, छुट्टी हो गई। सालिम और अकमल एक बार रुक जाना यार। हैं जी, पेन दीजिए बेटा, उठ के आ जाओ, आ जाओ दोनों, आगे आ जाओ।